कैसे हैं दोस्तों। तो रिसेंटली डीएसी यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की ओर से आर्म्ड फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन के लिए 7,695 करोड़ रुपए को अप्रूव किया गया था, जिसमें 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल बनाता है 1500 करोड़ की लागत में लिए जाने वाले हैं। और आपको बता दें, ये जो 12 की संख्या में एलयूएच लिए जाने वाले हैं, ये एलएसपी यानी लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के यूनिट होने वाले हैं और इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के बीच में 6-6 की संख्या में डिलीवर किए जाएंगे। दरअसल इन हेलीकॉप्टर से पुराने चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस किया जाएगा और एस्टिमेट किया जा रहा है कि 190 से 200 की संख्या में ये इंडियन आर्मी और एयरफोर्स में ऑपरेट किए जाने वाले हैं। तो इस पर अपडेट ये है कि 4 जो पहले हेलीकॉप्टर होने वाले हैं 12 में से, उनको एचएएल की ओर से 2022 में ही डिलीवर कर दिया जाएगा, 2 आईएएफ को और 2 इंडियन आर्मी को। इसके बाद के बचे जो 8 हेलीकॉप्टर होने वाले हैं उनको 23 से 24 के बीच में यानी 2023 से 2024 के बीच में डिलीवर किया जाएगा, जिसमें 4 इंडियन आर्मी के लिए होंगे और 4 इंडियन एयरफोर्स के लिए होंगे। अगर हम एलयूएच के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये 3 टन कैटेगरी में एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर होने वाला है। स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम्स इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। ग्लास कॉकपिट होने वाला है मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले के साथ। रेंज इसकी होने वाली है 350 से 500 किलोमीटर डिपेंडिंग ऑन पेलोड, यानी पेलोड जितना बढ़ेगा इसकी रेंज उतनी घटेगी। 6550 मीटर की सर्विस सीलिंग होने वाली है। इसके ट्रायल्स हाई ऑल्टीट्यूड में मल्टीपल टाइम्स किए गए हैं, जिसमें लेह लद्दाख और सियाचिन भी शामिल है। अब इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में इनके रूल की बात करें तो ये ट्रूप ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल किए जाएंगे, जिनमें 6 पर्सनल के साथ 2 पायलट भी होने वाले हैं। रिकॉनेसेंस करने की कैपेबिलिटी होने वाली है, लाइट कार्गो ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे और प्लस रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी इनका इस्तेमाल किया जाने वाला है। अगला अपडेट पुतिन विजिट को लेकर होने वाला है। हम सब जानते हैं कि अभी इसी करंट वीक में पुतिन की यात्रा होने वाली है भारत की। तो ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट डील्स हैं जिनको फाइनल किया जाएगा, बेसिकली डिफेंस डील्स, जिनमें मेजरली AK-203 असॉल्ट राइफल, इग्ला एस, MiG-29 और Su-30 MKI की डील होने वाली है। अभी कुछ दिनों पहले ही डीएसी ने 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल की डील को अपनी तरफ से क्लियर किया है। तो ऐसा बताया गया है कि ये वाली डील इस पुतिन विजिट में क्लियर कर दी जाएगी। इसके साथ ही 5000 यूनिट इग्ला एस मिसाइल और उनके लॉन्चर के लिए भी होने वाली है, जो कि लॉन्चर थोड़े कम संख्या में होंगे, उनकी मिसाइल 5000 होने वाली है। अब जो लोग इग्ला एस के बारे में नहीं जानते तो उनको बता दें कि इग्ला एस एक मैन पैड है, यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। अब मैन पैड की बात करें तो ये लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जैसे कि हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स को टारगेट करते हैं। अब ये सिस्टम्स बेसिकली सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं माउंटेनियस टेरेन में, जहां लॉन्ग रेंज रडार्स इनइफेक्टिव हो जाते हैं माउंटेन्स की हाइट की वजह से। इसके अलावा हो सकता है कि एडिशनल MiG-29 और Su-30 MKI को भी क्लियर किया जाए आईएएफ की घटती स्क्वाड्रन को देखते हुए। तो 21 MiG-29 को ऑर्डर किया जा सकता है यूपीजी स्टैंडर्ड, जो कि अभी आईएएफ ऑपरेट करती है जिस स्टैंडर्ड पर, उनमें अपग्रेड करके। और ऐसा बताया जा रहा है कि इनमें एसा रडार भी होने वाला है। अब Su-30 MKI की बात करें तो ये 12 की संख्या में लिए जाने वाले हैं और इनको एचएएल की नासिक फैसिलिटी में ही बनाया जाने वाला है। ऐसा हो सकता है कि इन 12 Su-30 MKI को डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रोल के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, जैसे कि अमेरिका के EA-18 ग्राउलर्स हैं, जो कि FA-18 हॉर्नेट्स पर बेस्ड है और डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रोल करते हैं। बेसिकली ये अपडेट इसलिए भी सिग्निफिकेंट हो जाती है कि आपने रिसेंटली देखा होगा चाइना ने अपना J-16 का एक नया वेरिएंट, जो कि केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है, J-16D, उसको दिखाया था। ऐसा हो सकता है कि इन Su-30 MKI पर मल्टीपल पॉड्स लगाए जाए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रोल के लिए, जो कि अलग अलग बैंड पर ऑपरेट कर रहे हो। करंटली आईएएफ के Su-30 MKI में इजरायली ELL-822 इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कि कई सारी कंट्रीज इस्तेमाल करती है और हाईली कैपेबल सिस्टम है। इसके साथ रशियन SAP-518 और SAP-14 यूज किए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको एक बात बता दें, जो रशिया का SAP-14 जैमिंग पॉड है वो इतना सोफिस्टिकेटेड है कि रशिया ने इंडिया के अलावा किसी को भी ऑफर नहीं किया है, जिनके वजह से ऑलरेडी Su-30 MKI की कैपेबिलिटी जैमिंग में इस रीजन में सबसे ज्यादा सुपीरियर है। पर कुछ सोर्सेस का अब मानना है कि रशिया अपने सबसे लेटेस्ट और हाईली सोफिस्टिकेटेड खिबनी
इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को ऑफर कर सकता है Su-30 MKI के लिए, जो कि रशिया खुद भी अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 में इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा 29 नवंबर को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रेस रिलीज में बताया गया है कि CSIR और IIP देहरादून के द्वारा इंडिजिनसली डेवलप्ड बायोफ्यूल को अप्रूव किया गया है इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के लिए, जिसको कि सर्टिफाइड DRDO के सेमिलैक लेबोरेटरीज द्वारा किया गया है, फिर जाकर इसको अप्रूवल मिली है। दोस्तों आपको बता दें कि इसका ट्रायल 2018 से चल रहा था इंडियन एयरफोर्स में, और 2019 के रिपब्लिक डे परेड में एंटोनोव AN-32 का एक फॉर्मेशन फ्लाइंग में CSIR और IIP देहरादून के द्वारा प्रोवाइड किए गए बायोफ्यूल और नॉर्मल फ्यूल का ब्लेंड इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें इसकी टेस्टिंग लेह लद्दाख में भी की जा चुकी है हाई ऑल्टीट्यूड के लिए, और टेस्ट सक्सेसफुल रहा है। इसके अलावा 27 अगस्त 2018 को स्पाइस जेट के कॉमर्शियल फ्लाइट में भी इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, जो कि देहरादून से दिल्ली के लिए जा रहा था। इस फ्यूल को अप्रूव कर दिया गया है इंडियन एयरफोर्स के वेरियस एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के लिए। इनको बनाने की अगर बात करें तो इनको कुकिंग ऑयल से बनाया जा सकता है, और प्लांट ऑयल से भी बनाया जा सकता है, और एडिबल ऑयल के वेस्ट से भी बनाया जा सकता है, और ऐसे सीड जिनसे तेल निकलता है उनसे भी बनाया जा सकता है। अब इनके बेनिफिट्स की बात करें तो जो करंट में फ्यूल इस्तेमाल हो रहे हैं उनसे 90% कम एमिट करने वाले हैं ये प्रदूषण। इसके अलावा कावेरी इंजन पर एक अपडेट निकल कर आई है। ऐसा बताया गया है कि पास्ट में कावेरी इंजन के डेवलपमेंट के लिए 2105 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे, जिनमें 2035 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं, जिनमें 9 प्रोटोटाइप और उनके 4 कोर सेक्शंस थे। इसको टेस्ट 3217 घंटे के लिए किया गया था। बेसिकली इन जेट्स को LCA तेजस के लिए बनाया जा रहा था, पर ये जेट इतने ऑप्टिमाइज्ड नहीं थे कि इनको तेजस के लिए पावर किया जा सके। हालांकि कम पावर के लिए इन इंजन्स को तेजस में इस्तेमाल नहीं किया गया, पर एक जेट इंजन बनाने के लिए जो की टेक्नोलॉजीज चाहिए होती हैं उनको डेवलप कर लिया गया ऑलरेडी। ऐसा बताया गया है कि जो फ्यूचर में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है एम का, उसके लिए जो हाई थ्रस्ट इंजन बनाए जाने वाले हैं उनमें इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसके लिए एक रिलायबल फॉरेन पार्टनर जिनमें रोल्स रॉयस या साफरान दोनों में से कोई एक हो सकते हैं, उनके साथ मिलकर ये इंजन को डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कल ANI की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि इंडियन आर्मी को अपग्रेडेड हेरॉन ड्रोन्स की डिलीवरी की गई है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल ने ऐसा बताया है कि इन अपग्रेडेड ड्रोन्स को ईस्टर्न लद्दाख में सर्वेलेंस के लिए डिप्लॉय किया जाने वाला है। इंडियन आर्मी ने 4 की संख्या में इन ड्रोन्स का ऑर्डर किया था अपने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट फाइनेंशियल पावर का इस्तेमाल करते हुए, जो कि 500 करोड़ की थी। इनमें क्या अपग्रेड है आइए जानते हैं इसके बारे में। इनमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन या सैटकॉम का इस्तेमाल किया गया है, जो कि लाइन ऑफ साइट के बाहर भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकेगा। इससे पहले के ड्रोन में सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं था, तो वो ड्रोन सिर्फ लाइन ऑफ साइट में ऑपरेट किया जा सकते थे, जो कि 280 किलोमीटर होता है। अपग्रेडेड ड्रोन्स में एंड्योरेंस 52 घंटे का होने वाला है, जो कि पुराने ड्रोन्स में केवल 40 घंटे का था। लास्ट अपडेट पर बात कर लेते हैं। कल यानी 30 नवंबर को इंडियन नेवी के 25वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ या नेवी चीफ के तौर पर एडमिरल हरि कुमार को अपॉइंट कर लिया गया है। इससे पहले इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल करमवीर सिंह थे। अब एडमिरल हरि कुमार के सर्विस की बात करें तो इन्होंने INS निशंक, INS कोरा और INS रणवीर को कमांड किया है। इसके अलावा इन्होंने इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट पर भी अपनी सेवाएं दी हैं। दोस्तों इन अपडेट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।